देखिए, हम लोग आज करेंगे भवन निर्माण तथा अनुरक्षण इंजीनियरिंग के 150 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी पदार्थ में नमी की जांच करते समय इनमें से किस पदार्थ को कठोर पदार्थ की श्रेणी में रखा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिजिड मटेरियल व्हेन क्रैकिंग द डैम्पनेस ऑफ ए मटेरियल? तो फर्स्ट ऑप्शन है सीमेंट कंक्रीट, बी बिटुमन फेल्ट्स, सी पॉलीथीन शीट्स और मैस्टिक एसफाल्ट। तो हमको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ए, सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मुख्य सीलन पदार्थों को 3 वर्गों में रखा जाता है। नंबर फर्स्ट है नम्य पदार्थ, फ्लेक्सिबल मटेरियल जैसे बिटुमन, फेल्ट, प्लास्टिक शीट आदि। और नंबर सेकंड है अर्ध ठोस पदार्थ, सेमी रिजिड मटेरियल जैसे मैस्टिक एसफाल्ट। नंबर थर्ड ठोस पदार्थ, रिजिड मटेरियल जैसे ईंट, पत्थर, सीमेंट, कंक्रीट, धातु आदि। ये हमारे पास सीलन रोकने के लिए सामान्यतः सीमेंट कंक्रीट 1:4 या 1:6 का अनुपात हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंपोजिट सीमेंट लाइम मोटार ओवर सीमेंट मोटार? निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट मोटार पर मिश्रित सीमेंट चूने के मोटार के उपयोग का लाभ नहीं है? ठीक है, सीमेंट मोटार पर मिश्रित सीमेंट चूने के मोटार के उपयोग का लाभ नहीं है। हाई वर्कबिलिटी, हाई ड्राइंग श्रिंकेज, उच्च शोषक संकुचन। नंबर सी ऑप्शन उच्च जल प्रतिधारण, और डी निम्न शोषक संकुचन। बताइए, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आपको आ रहे हैं तो आप अपने कमेंट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास बी, जिसका लाभ नहीं है ना। तो हाई ड्राइंग श्रिंकेज, उच्च शोषक संकुचन जो होता है, इसका लाभ नहीं है, तो इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सीमेंट मोटार पर मिश्रित सीमेंट चूने के मोटार के उपयोग से उच्च शोषक संकुचन नहीं होता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो हो जाते हैं, जैसे हाई वर्केबिलिटी मिलेगी, हाई वाटर रिटेंशन मिल जाएगा। ठीक है, और लो ड्राइंग श्रिंकेज भी उपलब्ध हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, डीपीसी मीन्स, डीपीसी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, ये तो सभी को पता होगा। ये हमारा आरआरबी जेई का सीबीटी सेकंड में 2019 में आया था, मॉर्निंग शिफ्ट में। देखिए, डीपीसी का पूर्ण रूप क्या है? डैम्प प्रिवेंशन कोर्स, डैम्प प्लेन कंक्रीट, डैम्पनेस परमिएबल कंक्रीट, या डैम्प प्रूफ कोर्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बताइए भाई लोगों। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी, डीपीसी का पूर्ण रूप होता है डैम्प प्रूफ कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्लास्टरिंग उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, प्लास्टरिंग उद्देश्य के लिए हमें उपयोग नहीं करना। लकड़ी के फ्लोट, ट्रोवेल, वाइब्रेटर, या नंबर सी धातु ट्रोवेल। देखिए, हम लोग यहाँ पर वाइब्रेटर का यूज प्लास्टरिंग में नहीं करते हैं। ठीक है, और इसमें लिखा भी है, क्या लिखा है? प्लास्टर उद्देश्य के लिए
उपयोग किए जाने वाले उपकरण लकड़ी के फ्लोट, ट्रोबल, धातु ट्रोबल, लकड़ी के ट्रोबल आदि होते हैं। वाइब्रेटर का उपयोग कंक्रीट के संघनन के लिए किया जाता है, ठीक है। वाइब्रेटर संघनन के लिए यूज होगा, ना कि प्लास्टरिंग में, जिससे कंक्रीट अधिक सघन और दृढ़ सामर्थ्यवान होती है। क्या होता है संघनन? संघनन यहाँ पर शब्द आ गया तो इसको यहीं पे निपटा देते हैं। देखिए, जो हमारी कंक्रीट होती है कहीं भी डाली जाती है या ढाली जाती है, वहाँ पर हम लोग पहले उसको ग्रीन कंक्रीट डाल देते हैं। अब ग्रीन कंक्रीट क्या होता है? ग्रीन कंक्रीट ताज़ी बनी हुई कंक्रीट को ही कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास संघनन होता है, ताज़ी बनी हुई जो कंक्रीट होती है तो उसमें क्या होता है, एयर अंदर, तो यहाँ पर हमारा देखिए प्लास्टर करने की जो उसमें जो एयर होती है उसको निकालने के लिए हम लोग संघनन करते हैं। जो कंक्रीट में एयर होती है जिससे कि बबल नहीं बनते हैं और हमें ठोस कंक्रीट प्राप्त होते हैं। प्लास्टर करने की रेंडरिंग करने को रेंडरिंग भी कहते हैं, ठीक है। प्लास्टर करने को हम लोग रेंडरिंग भी कह सकते हैं। प्लास्टर सामान्यतः 12 से 15 mm मोटाई तक करा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, प्लास्टर की मोटाई कितनी होती है? 12 से 15 mm तक हम लोग प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर करने के औजार: करनी, लोहे का फ्लोट, गुरुमाला, डेविंग फ्लोट, फ्लोटिंग पटरी, खुरचनी, फ्रेंच में जिसे बोलते हैं सीध पट्टी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक दिन में कोई दीवार मीटर से अधिक नहीं उठाई जाती है, ठीक है। ये हमारी 1.5 मीटर जो होती है ना, जो एक ऊंचाई जो रहेगी हमारी वॉल की, जब भी हम कभी वॉल बनाएंगे तो ये ऊंचाई हमारी एक वॉल की 1.5 मीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये लंबाई, ये जब ऊंचाई हमारी 1.5 मीटर हो जाएगी उसके बाद उसको बंद कर देते हैं, फिर ये अगले दिन काम शुरू करा जाता है इसके ऊपर। तब तक दूसरा काम, दूसरी वॉल बनाएगा कोई भी मिस्त्री। इसके ऊपर बढ़ाने से क्या रहता है, गिरने का डर रहता है। दीवार पूरी लंबाई में एक साथ उठानी चाहिए ताकि नींव की अवमृदा पर समान रूप से भार पड़े। इस प्रकार एक दिन में 1.5 मीटर से अधिक दीवार नहीं उठानी चाहिए ताकि अभिमृदा पर अकस्मात भार न आए, अन्यथा नींव के नीचे धंस जाने की संभावना रहती है। लंबी दीवारों में 30 से 45 मीटर के अंतराल पर 15 mm का प्रसार जोड़ देना आवश्यक होता है, ठीक है। लंबी दीवारें जो होती हैं 30 से 45 मीटर, तो उसमें 15 mm का एक्सपेंशन जॉइंट दिया रहता है। 15 mm को देना भी चाहिए। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन, मानक ईंटों को उनकी चौड़ाई में काट कर गए हिस्से को किस रूप में जाना जाता है? द पोर्शन मेड बाय कटिंग स्टैंडर्ड ब्रिक्स across their length आर नोन एज, तो हर्टिंग, बैट्स, परपेंट्स, क्लोजर्स। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास सी नंबर, बैट्स। मानक ईंटों को उनकी चौड़ाई में काट कर जो हिस्सा होता है किस रूप में जाना जाता है, उसको हम लोग बैट्स जानते हैं। तो बैट्स के बारे में देखो, बेट या टुकड़ी, जिसको हम लोग टुकड़ी भी कहते हैं। लंबाई को काट कर बनाई गई आधी या पौनी ईंट को बेट या टुकड़ी कहा जाता है। बेट का प्रयोग फ्लेमिश चाल में किया जाता है। देखिए बेट का अधिकतम प्रयोग होगा फ्लेमिश चाल में। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? प्रबलित ईंट चिनाई की दीवार मोटी होती है। रीइंफोर्स्ड ब्रिक मेसोनरी, रीइंफोर्स्ड ब्रिक मेसोनरी बताइए कितनी मोटी होती है? 50 mm, 30 mm, 80 mm या 100 mm? बताओ। 50, 30, 80, 100। प्रबलित ईंट चिनाई की दीवार मोटी होती है, बताइए भाई साहब।
देखिए, प्रबलित ईंट चिनाई की जो दीवार मोटी होती है वो होती है हमारी 100 mm की होती है। ठीक, आपको ये mm दिए हुए हैं 100 mm, ये है ठीक 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ये हरियाणा SSC जे में आ रहा, देखो प्रबलित ईंट चिनाई जो है ऐसी चिनाई होती है जिसमें ईंट की दीवार को मजबूती मृदु इस्पात के प्रदान करने से आती है। प्रबलित ईंट दीवार की मोटाई 100 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ईंट हथौड़े का एक सिरा होता है और दूसरा सिरा तेज धार वाला होता है। वन एंड ऑफ द ब्रिक हैमर इज एंड अदर एंड इज शार्प एज। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वृत्ताकार होता है जो पहला सिरा, या त्रिकोणीय होता है, या षटकोणीय होता है, या स्क्वायर होता है। बताओ, तो ये होता है हमारा नंबर डी, स्क्वायर। हथौड़ा एक हमारा स्क्वायर प्रजाति का होता है और इस तरीके से रहता है, ऊपर स्क्वायर और नीचे एकदम एक पट, और यहाँ पर लगा रहेगा डंडा। ये इस तरीके का हथौड़ा देखते होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन डी, स्क्वायर। ठीक, ईंट हथौड़े का एक सिरा वर्गाकार होता है और दूसरा तेज धार वाला। इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वर्टिकल जॉइंट्स बिटवीन ब्रिक्स आइदर इन longitudinal or cross direction are termed as। ईंटों के बीच ऊर्ध्वाधर जोड़ों के बीच अनुदैर्ध्य या क्रॉस दिशा में, तो उन्हें क्या कहते हैं? द वर्टिकल जॉइंट बिटवीन ब्रिक्स आइदर इन लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल डायरेक्शन आर टर्म्ड एज। तो इसको क्या कहते हैं बताइए? क्रॉस जॉइंट्स कहते हैं, बेड जॉइंट्स कहते हैं, परपेंट्स कहते हैं, बैकिंग कहते हैं। तो बताइए 9। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी, इसको हम लोग कहते हैं परपेंट्स। ठीक, देखो, ईंटों के बीच के ऊर्ध्वाधर जोड़ों या अनुदैर्ध्य या क्रॉस दिशा में जोड़ों को परपेंट्स कहते हैं। जबकि जब चार दीवारें एक स्थान पर आकर मिलती हैं तो यह जोड़ बनाते हैं, उसे क्रॉस जोड़ कहते हैं। क्या हुआ? जब चार दीवारें, 1 2 3, ये हो गए 4, ऐसे जो ये जोड़ बनेगा उसको हम लोग क्रॉस जोड़ कहते हैं। ठीक, जब दो दीवारें 90 डिग्री से कम या अधिक कोण पर मिलती हैं तो है असमकोण संगम बनता है, वहाँ पर स्क्विंट जंक्शन कहते हैं उसको। ठीक है, स्क्विंट जंक्शन, जब दो दीवारें 90 डिग्री से कम या अधिक कोण पर मिलती हैं, ऐसे मिल रही होंगी कहीं, इस तरीके का जब रहेगा हमारे पास तो वहाँ पर स्क्विंट जंक्शन बनता है। सेकंड नंबर पे क्या, आधी ईंट मोटी दीवार के लिए स्ट्रेचर चाल अपनाई जाती है। ठीक है, जब हमें आधी ईंट मोटी दीवार बनानी है तो उसके लिए हम स्ट्रेचर चाल अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा, मेसन्स स्क्वायर इज यूज्ड फॉर, मेसन स्क्वायर गुनिया के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, ईंट कार में सतहों के संरेखण चेक करने के प्रयोग में किया जाता है, और बी, ओपनिंग प्रदान करते समय छोटे माप की जांच करने के लिए किया जाता है। ईंट कार में सतहों को ऊर्ध्वाधरता की जांच करने के लिए किया जाता है। ईंट चिनाई में वर्गाकार कोनिया के निर्माण के दौरान किया जाता है। देखिए, मेसल, जिसका ऑप्शन सी है, मेसल स्क्वायर गुनिया ईंट चिनाई में वर्गाकार कोनिया के निर्माण के दौरान लंब रूपता की जांच करने के लिए किया जाता है। करनी क्या चीज़ होती है?
करनी, यह मसाला उठाने, फैलाने, चिनाई के जोड़ बनाने के काम आती है। और स्पिरिट लेवल, इसे क्षैतिज धरातल की जांच की जाती है स्पिरिट लेवल की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द लाइम मोर्टार हैविंग एश यूज्ड एज अ फाइन एग्रीगेट, चूना मसाला से महीन मिलावा के रूप में राख प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, चूना मसाला से महीन मिलावा के रूप में राख प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। काला मसाला, गजड मसाला, गारा मोटार या सीमेंट मसाला। तो इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक मोटार, ठीक। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें क्या, जब महीन मिलावा के रूप में राख का प्रयोग होता है तो उसे काला मसाला कहते हैं। मसाला एक ऐसी लुगदी सामग्री है जो बंधक पदार्थों तथा महीन मिलावे के मिश्रण में पानी घोलकर बनाई जाती है। जब बंधक पदार्थ चूना होता है तो इसे चूना मसाला कहते हैं। जब बंधक पदार्थ सीमेंट होता है तो इसे सीमेंट मसाला कहते हैं। जब बंधक पदार्थ सीमेंट चूना दोनों होता है तो उसे गिट्ट मसाला कहते हैं। और जब बंधक पदार्थ मिट्टी गारा होता है तो उसे गारा मसाला कहते हैं। देखो, मिट्टी गारा को डायरेक्ट गारे कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, इन केस ऑफ रूल्स फॉर डिडक्शन फॉर ब्रिक वर्क, नो डिडक्शन शैल बी मेड ऑफ। ईंट कार्य के कटौती के नियम के अनुसार कटौती में कमी होने पर नहीं होती है क्या। 1.5 मीटर स्क्वायर तक खुला हो तो कटौती नहीं करते हैं। 0.1 मीटर स्क्वायर तक खुला भाग हो और 2 मीटर स्क्वायर तक खुला भाग हो और 1.1 मीटर स्क्वायर तक खुला भाग हो, तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी नंबर। देखिए, ईंट कार कटौती के लिए कटौती में कमी होने पर नहीं होती है, मतलब अगर इतनी कमी है 0.1 मीटर स्क्वायर तक खुला भाग है तो कोई समस्या नहीं है। देखिए, ईंट चिनाई कार में 0.1 मीटर स्क्वायर तक क्षेत्रफल के खुला भाग के लिए कोई कटौती नहीं करते हैं। जोड़, बीम, पोस्ट आदि के सिरे तथा 0.5 मीटर स्क्वायर तक खुला भाग के लिए कटौती नहीं करते हैं। और जैम्ब, रिवल, सोफिट और सिल आदि के लिए अलग से नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास, वे कदमचे जिसका समानता आकार त्रिकोणीय होता है क्या कहलाता है। स्टेप विच आर नॉर्मली ट्रेंगुलर इन शेप। भाई, हमारे पास जो स्टेप्स रहते हैं, सीढ़ियाँ, अगर वो कैसे हैं, त्रिकोणीय है तो हम लोग उनको क्या कहेंगे। एंगुलर कहेंगे, रेडियल कहेंगे या विंडर्स या सर्पिल। तो ये हमारे पास विंडर्स होता है, ठीक है। तो त्रिकोणीय होते हैं तो हम लोग उनको विंडर कहते हैं। सीढ़ियों पर जो विंडर्स कहा जाता है। जब भी कहीं विंडर्स शब्द यूज होगा तो आप समझ जाना कि जो हमारी सीढ़ियाँ हैं त्रिकोणीय हैं, ऐसे ऐसे होंगे शायद, ठीक है। त्रिकोणीय सीढ़ियाँ, देखिए इसमें लिखा है सीढ़ी की एक फ्लाइट में अधिकतम विंडर्स की संख्या 3 होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए बुल नोज ब्रिक इज नॉट यूज्ड फॉर। बुल नोज जो ब्रिक है हमें यूज नहीं करनी चाहिए, किस कार्य में। एक बुल नोज ईंट का उपयोग नहीं किया जाता, किसमें, नुकीले कोनों को गोल करना, पिलर्स बनाने में, सजावट का उद्देश्य जहाँ हो, या डी जहाँ पर मेहराब बनाना हो। मेहराब जानते हैं, मेहराब होता है इस तरह से, ऐसे। ये आकृति पहले मंदिरों में, गुंबदों में ये इस तरीके की ईंटियाँ लगाई जाती थी, इसमें ये पत्थर भी लगाते हैं, तो इस तरीके के मेहराब बनते हैं। वक्त आने पर उनको भी पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन का हमारे पास सही ऑप्शन है बी। खम्भों में हम लोग बुलनोज का उपयोग नहीं करते हैं, पिलर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक बुलनोज ईंट का उपयोग मेहराब बनाने में
नहीं किया जाता। बुलडोज ईंट की एक शैली है जिसमें एक या उसके दोनों कोनों को गोल किया जाता है। यह ईंट नरम और आकर्षक घुमावदार किनारों को स्टेप स्टेप सिल्स और कैपिंग दीवारों में बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बुल नोच का संदर्भ करते समय कभी कभी एक तिहाई या आधा जोड़कर संशोधित किया जाता। बुल नोच का प्रयोग उत्तरी अमेरिका में राजमार्ग निर्माण में किया जाता ताकि प्रवेश द्वार और बाहर निकलने की रैंप पर क्रैश बाधा या जर्सी बाधा को बचाया जा सके। ये देखिए डबल बुलनोज इस तरीके के ईंटें होते हैं, सिंगल बुलनोज। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा है, इनका मेहराब बनाने में नहीं किया जाता है। तो मेहराब इसका आंसर है, लिखा बी है आंसर में। चलिए मेहराब लगा लो, इसमें प्रिंट गलत हो गया होगा। और जिस तरीके से एक बार इसको मैच भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a building drawing for a load bearing bricks wall of 300 mm thickness of the depth of concrete block by using the rule of thumb may be taken as। एक इमारत की ड्राइंग में 300 mm की मोटाई के भार वहनीय ईंट की दीवार के लिए अंगूठे के नियम का उपयोग कर कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई को लिया जा सकता है। कितना लिया जा सकता है भाई बताओ। 200 mm लिया जाता है कि 250? ये 250 mm लिया जाएगा। ठीक है, आंसर देखिए गया था यहाँ पर। तो ब्लॉक जो होगा 250 mm का। अंगूठे का नियम क्या है, कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई बराबर 5/6 इंटू टी ली जा सकती है। टी दीवार की मोटाई, तो 300 mm मोटाई के भार वाली दीवार के लिए कंक्रीट ब्लॉक निकालना है। 5/6 इंटू 300 निकाल लिया 200 mm। तो ये हमारे पास मेन फार्मूला है। ये कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई निकालने के लिए अंगूठे का नियम यूज करते हैं जिसका है 5/6 टी, और टी यहाँ पर है दीवार की मोटाई, जिससे हमें कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई पता चल जाती है। ठीक है, कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई जब भी निकालनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द फुल लेंथ ऑफ ब्रिक wall cannot be built at a time the process of setting back each successive course of this walls is known as। तो इसका क्या है, एक ईंट की दीवार पूरी लंबाई से एक साथ नहीं बन सकती। इस दीवार के प्रत्येक क्रमिक रद्दे को वापस जमाने की प्रक्रिया को कहा जाता है टूथिंग, रैगिंग पैक, ब्लॉक जॉइंटिंग और डी जॉइंट सेटिंग। बताइए भाई साहब। टूथिंग है क्या है, इसका आंसर है बी, रैकिंग बैक। एक ईंट की दीवार पूरी लंबाई में एक साथ नहीं बनाई जा सकती। इस प्रकार के प्रत्येक क्रमिक रद्दे को थोड़ा कम कर दिया कर, कर दिया है। इस प्रक्रिया को रैकिंग बैक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, brick length L with V and thickness of mortar T in the bricks masonry are related to each by relation। ईंट चिनाई में कंक्रीट की लंबाई L, चौड़ाई B और मोर्टार की मोटाई T कौन से संबंध द्वारा प्रत्येक से जुड़े हुए हैं। तो बताओ, ऑप्शन ए है L बराबर B प्लस 2T, B बराबर L बराबर 2B, सी L इक्वल B प्लस टी और L इक्वल 2B प्लस टी। बताइए भाई साहब, ईंट चिनाई में ईंट की लंबाई L है, चौड़ाई B है और मोटार की मोटाई T है, तो इनमें संबंध हमें बताना है। देखो, ईंट की लंबाई, उसकी चौड़ाई और मोटार, उसका जो मसाला लगाएंगे
उसकी मोटाई में संबंध निकालना है, तो ये संबंध होता है L इक्वल टू 2B प्लस टी। डी ऑप्शन इज राइट। इसका L बराबर 2B प्लस टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ईंट चिनाई में L इतना, तो L बराबर 2B टू, ये हमारे पास है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है, बड़ा हो रहा है वीडियो काफ़ी। ए ब्रिक विच इज कट इन सच अ वे दैट द width of its one end is half that of a full brick is called। ईंट को इस प्रकार काटा जाता है, ठीक है, कि इसके एक सिरे की चौड़ाई पूरी ईंट के आधे के बराबर हो, तो इसे कहते हैं किंग क्लोजर, मिटर्ड क्लोजर, बीवेल्ड क्लोजर और क्वीन क्लोजर। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं किंग क्लोजर। एक ईंट को, ये हमारी ईंट है, ठीक है, ये अब इसको हम लोग इसके एक सिरे की चौड़ाई, एक सिरे की जो चौड़ाई है ये इसके आधे के बराबर हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं, ऐसे काट दें, तो इसे हम कहेंगे किंग क्लोजर। और ये देखो बना भी है इसमें किंग क्लोजर। ये हमारे पास क्वीन क्लोजर इस तरीके की होती है ये, और क्वीन क्लोजर इस तरीके की, ऐसे ही काट देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। निम्न में कौन सा कथन गलत है। देखो क्या है क्वेश्चन, गलत कथन ढूंढना है हम लोगों को। पहला कथन है, अंग्रेजी चाल में तोड़ा रद्दों में ऊर्ध्वाधर जोड़ एक दूसरे पर आ जाते हैं और स्ट्रेचर रद्दों के ऊर्ध्वाधर उसी जोड़ में रहते हैं, ठीक। बी नंबर क्या है, इन इंग्लिश बॉन्ड, अंग्रेजी चाल में तोड़ा रद्दा अद्धा तोड़े से शुरू होना चाहिए। नंबर सी, फ्लैमिश चाल में प्रत्येक रद्दे के एकांतर तोड़ा नीचे के रद्दे में स्ट्रेचरों के ऊपर केंद्रीय रूप में अवलंबित होते हैं। और डी नंबर है, फ्लैमिश चाल में प्रत्येक एकांतर रद्दा कोने में एक तोड़े से शुरू होता है। बताओ भाई इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है बी, अंग्रेजी चाल में किसी भी रद्दे में आधा या पौना खंडा नहीं लगता है, ठीक है, अंग्रेजी चाल में बैट नहीं लगाते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, ये तो देख ही लिया है, पढ़ लो इसको। पूरी ईंट जिसे दीवार के पृष्ठ के समांतर उसकी पूरी लंबाई में रखा जाता कहलाता है क्या, स्ट्रेचर, ठीक है। देखो, फॉर गुड बॉन्डिंग इन ब्रिक मेजनरी, ईंट की चिनाई में उत्तम जकड़ के लिए हमें क्या करना चाहिए, सभी ईंटें एक आकार की होनी चाहिए, एकांतर रद्दों में अद्धों का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए, एकांतर रद्दों में ऊपरी जोड़ साहुल पर होना चाहिए, और प्रयुक्त सीमेंट के मामले में सहचारी के रूप में सुर्की अवश्य होनी चाहिए। तो बताओ भाई इसका क्या ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन है बी, रद्दों में अद्धों का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। बैट्स मस्ट बी यूज्ड इन अल्टरनेट कोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द पोर्शन ऑफ वॉल बिटवीन फेसिंग एंड बैकिंग इज टर्म्ड एज, दीवार के आगे तथा पीछे भाग के मध्य भाग को कहा जाता है। फेसिंग कहेंगे तो ये हर्टिंग कहते हैं, ठीक है, मध्य भाग को हर्टिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, बॉन्ड के किस प्रकार में हेडर और स्ट्रेचर
के वैकल्पिक क्रम होते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, ईंट की दीवार का वो बांड जिसमें एडर और स्ट्रेचर के एकांतर रद्दे होते हैं, और बॉन्ड में एडर और स्ट्रेचर रद्दे में वैकल्पिक रूप से रखे जाते हैं। तो बॉन्ड का प्रकार जिसमें हर रद्दे में हेडर तथा स्ट्रेचर होता है। ईंटों के वैकल्पिक कोर्स जो स्ट्रेचर और हेडर से बने होते हैं कहलाते हैं। ईंट की चिनाई में उस प्रकार की चाल जिसमें पट्टी एवं मुख्य की एकांतर परतें हों निम्नलिखित कहलाते हैं। देखिए क्या कहलाते हैं, इंग्लिश बॉन्ड, डायगोनल बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड और रैकिंग बॉन्ड। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लिश बॉन्ड। 150 क्वेश्चन तो हो ही नहीं पाएंगे आज, काफ़ी समय लग रहा है इनमें। 24 क्वेश्चन हुए, आधा घंटा हो गया है। बताओ, विच टूल इज यूज्ड फॉर द कटिंग ब्रिक? ईंटों की सटीक कटाई के लिए किस साधन का इस्तेमाल किया जाता है? बोल्स्टर, शीर्ष पट्टिका, ट्रोवेल, ब्रिक हैमर, ईंट तोड़ा या रैमर या दुरमुट। विच टूल्स इज यूज्ड फॉर कटिंग ब्रिक्स एक्यूरेटली? तो इसका सही ऑप्शन ए नंबर, शीर्ष पट्टिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल बॉन्ड इज पैटर्न ऑफ बॉन्ड इन? इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, डच बॉन्ड या रैकिंग बॉन्ड? बताओ कौन सा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी, रैकिंग बॉन्ड। ठीक, रैकिंग बॉन्ड देखिए, जब ईंटों को आड़ी या तिरछी स्थिति में दीवारों में रखा जाता है तो इसे आड़ी चाल कहा जाता है। सामान्यतः स्थिति में ईंटों को दीवार की फलकों के समांतर या लंबवत रखा जाता है, किंतु रैकिंग बॉन्ड में ईंटें आड़ी या तिरछी रखी जाती हैं जिनका कोण 45 डिग्री होता है। इस तरीके से ईंटें ये लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं इस चित्र में। तो ये इको इंक्लोजर यहाँ लगेगा। और विकर्णी चाल, अत्यधिक मोटी दीवारों के भीतर भाग को मजबूत करने के लिए ईंटों को तिरछा रखा जाता है जिससे उसकी ऊर्ध्वाधर जोड़ भंग हो जाए, वह दीवार सामर्थ्यवान बने। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 26। व्हेन अ ब्रिक इज कट इनटू हाफ्स लॉन्गिट्यूडनली देन वन पार्ट इज कॉल्ड? जब एक ईंट की लंबाई की ओर अनुदैर्ध्य रूप से दो हिस्सों में काटा जाता है तो एक भाग को कहा जाता है कॉइन क्लोजर, मिटर्ड क्लोजर, किंग क्लोजर या कॉर्निस ब्रिक। तो इसको कहते हैं हम लोग क्वीन क्लोजर। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of mortar is used for temporary building in brick masonry? ईंट चिनाई में अस्थायी भवनों के लिए किस तरह के मसाले का प्रयोग किया जाता है? देखिए, सीमेंट मोर्टार, सीमेंट लाइम मोर्टार, सीमेंट सुरकी मोर्टार या मड मोर्टार। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी है, इसका मड मोर्टार। ठीक है। फिर क्या है अगला क्वेश्चन, चौड़ाई की तरफ से काटा ईंट का भाग है बैट, स्ट्रेचर, लैप या हेडर? बताओ भाई, चौड़ाई की तरफ से काटा गया है तो इसको हम लोग कहते हैं बैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ ब्रिक ऐसे बैट काट देंगे चौड़ाई की तरफ से। 33 से ये 29 क्वेश्चन नंबर, भवन के कौन से घटक को बुनियादी घटक नहीं कहते हैं? तो ये हमारे पास है डी, प्लास्टर। 30 नंबर क्या है, विच टाइप ऑफ द जंक्शन इज नॉट यूज्ड इन ब्रिक मेसोनरी वॉल्स? ईंट चिनाई वाली दीवारों में किस तरह के जंक्शन का प्रयोग नहीं होता है? आई जंक्शन, टी जंक्शन, इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदी या
स्क्विंट जंक्शन। देखिए स्क्विंट जंक्शन तो होता ही है, अभी बताया था हमने। तो अब आपको 3 में बताना है कौन सा रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। आई जंक्शन जो है हमारा हिट चिनाई में नहीं यूज होता, टी जंक्शन भी यूज होता है, प्रतिच्छेदी जंक्शन और असंधि तीनों यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्लर स्टोन मेजोनरी इज मेजर्ड इन। एस्लर पत्थर चिनाई में मापी जाती है क्यूबिक घन मीटर में, बी किलोग्राम घन मीटर में, सी रनिंग प्रति मीटर में, या स्क्वायर वर्ग मीटर में। तो एस्लर चिनाई को हम किस में मापते हैं? तो इसको मापते हैं क्यूबिक मीटर में। ठीक है, घन मीटर में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिक्त स्थान इज यूज टू इंश्योर दैट द थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूनिफॉर्म। का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि प्लास्टिकरण की मोटाई समान रहे। बुल पॉइंट बिंदु की, पिवोट पॉइंट, या बुल मार्क की, या बेंच मार्क की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बुल मार्क। जो हम लोग यूज करते हैं बुल मार्क का प्रयोग करते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए प्लास्टरीकरण जो हमने किया है, प्लास्टर की मोटाई सब जगह समान है या नहीं। तो इसका आंसर हमारे पास सी नंबर है, बुल मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर करने से पहले सतह को होना चाहिए, खुरदरा कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ प्लास्टर टाइप बेस्ड ऑन द मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सामग्री पर आधारित प्लास्टर प्रकार नहीं है? सीमेंट, जिप्सम, पोज़ोलाना और डी लाइम चूना। बताओ, सामग्री पर आधारित प्लास्टर प्रकार नहीं है, सीमेंट का प्लास्टर, जिप्सम का, पोज़ोलाना का, लाइम का। तो बताइए भाई साहब। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी, पोज़ोलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ प्लास्टर फिनिश। निम्नलिखित कौन सा एक प्लास्टर फिनिश नहीं है? प्लास्टर, दानेदार गज, सैंड फेस्ट, वुडन। बताओ भाई, कौन सी प्लास्टर का फिनिश नहीं है? तो ये वुडन है, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, वुडन लकड़ी का होता है, तो प्लास्टर का नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लास्टरिंग द फर्स्ट कोट इज कॉल्ड एंड इट्स थिकनेस शुड बी इन mm। प्लास्टिक में पहला कोट क्या कहलाता है और इसकी मोटाई mm में कितनी होती है? 36 का आंसर बताओ भाई सब लोग, कितना होता है? कोट का अंदर का कोट रहेगा 6 से 9, फ्लोटिंग कोट 6 से 9, और फ्लोटिंग कोट 10 to 15, और अंदर का कोट और 10 to 15। क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी राइट हो जाएगा। जो हमारे पास अंदर का कोट है 10 to 15 mm तक का होता है, ये अंदर का कोट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द मेन रीजन टू यूज लाइम इन द सीमेंट स्लरी ड्यूरिंग द प्लास्टरिंग इन द टॉप कोट। शीर्ष कोट में प्लस्तर के दौरान सीमेंट घोल में चूने का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है भाई? शीर्ष कोट में प्लस्तर के दौरान सीमेंट घोल में चूने का उपयोग किया जाता है, इसको किस लिए यूज करते हैं? बताओ, सतह को चमकदार बनाने के लिए, इसका उपयोग करते हैं प्लास्टर को संकुचित बनाने के लिए। सी ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है?
3 कथन दिए, उसमें सत्य ढूंढना है। मिट्टी के प्लास्टर को तराई की आवश्यकता नहीं होती है। मिट्टी के प्लास्टर को तराई की आवश्यकता होती है, स्थिति पर निर्भर करता है। बताओ भाई इसका ऑप्शन बताओ। मिट्टी के प्लास्टर करना है हमें, तो उसमें कथन सत्य जो है वो पहला ही कथन सत्य है। ओनली वन। पानी से तो धो ही दोगे, क्या ही मतलब बनता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टरिंग इज आल्सो कॉल्ड पूर्व कास्टिंग, पोरगेटिंग, पॉलिशिंग या पोटिंग। तो इसको कहते हैं प्लास्टरिंग। तो इसका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, पोरगेटिंग। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्या है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द वन ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक। पारंपरिक ईंट से बनी एक ईंट की दीवार की मोटाई क्या है? 10, 20, 9, 18 कितनी? बताओ भाई। तो ये हो जाती है हमारी 9 इंच। इंच में पूछा गया था पारंपरिक। अगला क्वेश्चन क्या है ये, मानक मॉड्यूलर ईंट से बने 2 ईंट की एक दीवार की मोटाई कितनी क्या है? बताओ भाई मानक। तो ये हमारी हो जाएगी डी 40। मानक का है 10 × 10 × 10 वाला 9 वाला सिस्टम। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया। 19 9 9 और 20 10 10 होता है। ठीक है, चलो सही है। डी ऑप्शन याद रखो। मॉड्यूलर ईंट होती है 19 × 9 9 की, और ये 20 × 10 10 की होती है नॉमिनल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ईंट में कौन सा एक उच्च श्रेणी के ईंट चिनाई के लिए उपयुक्त है? बुलनोज, झाम, मॉड्यूलर, कम जली हुई। बताइए उच्च श्रेणी की ईंट के लिए। तो इसका हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा सी, मॉड्यूलर यूज होती है उच्च श्रेणी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct reason for the soaking the brick of the water before its use? निम्नलिखित में कौन सा ईंट को उसके उपयोग से पहले पानी को भिगोने का सही कारण है? बताओ भाई। पहले हम लोग धोते हैं सारी ईंटें, ईंटों द्वारा खल या नमी सोखने से रोकने के लिए, वायुरुक्त को कम करने के लिए, उत्फुलन कम करने के लिए, या क्लीनिंग के लिए। तो बताइए क्या है इसका सही ऑप्शन? तो सही ऑप्शन है हमारा ए। कितनी सूखता है पानी सोख लेती है ना, उसको कम सोखने में, ये रीजन है। ईंट चिनाई निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट रेत मसाले का अनुपात कितना होता है? ये तो सभी पता है, 1/6 होता है। और सीमेंट या बालू का लेना है तो 1/4 का लेता है। ईंट की चिनाई में ईंटों के जोड़ स्थान को लगभग 13 mm गहराई तक खोदकर पुनः उसे 1:3 मिलावल सीमेंट बालू मिलावे से भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित कहलाती है। तो ये कहलाती है पॉइंटिंग। 46 क्वेश्चन क्या है, ईंट जिसकी चौड़ाई दीवार के सामने की दिशा के समांतर रखी जाती है उसे कहते हैं स्ट्रेचर, क्वीन, हेडर या बॉन्ड लेंथ। तो इसको कहेंगे हम लोग हेडर। सी नंबर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ही आज करूँगा, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा वीडियो। देखो हेडर इस तरीके से दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पत्थर दीवार में पत्थरों का प्राकृतिक संस्तरण तल और दाब दिशा क्या होती है?
बताओ भाई, पत्थर दीवार में पत्थरों का प्राकृतिक समतल और दाब दिशा क्या होती है? द नेचुरल बेडिंग प्लान ऑफ स्टोन एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर इज स्टोन मेजनरी इज 45 पर या पैरेलल पर या 30 तो ये नॉर्मल पर, तो ये होता है नॉर्मल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक धातु का संयोजन है जिसका उपयोग पत्थर की चिनाई में किया जाता है। कॉर्निस, बेड जॉइंट, कॉर्नर, कार्बल जिसे टोड़ा बोलते हैं, और ये क्रैम्प। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास डी, क्रैम्प, संकुचन जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, ए बॉन्ड मेड बाय द अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन द सेम कोर्स इज नोन एज। एक एक श्रृंखला में एकांतर एक के बाद एक हेडर और स्ट्रेचर द्वारा बनाई गई एक बॉन्ड को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड और डबल फ्लेमिश बॉन्ड। तो किस में जाना जाएगा? ये जाना जाता है हमारा डबल फ्लेमिश बॉन्ड में। एक श्रृंखला में एकांतर एक के बाद एक हेडर और स्ट्रेचर द्वारा बनाई गई एक बॉन्ड को डबल फ्लेमिश बॉन्ड कहते हैं। राजस्थान जेईई में पूछा गया था ये। नेक्स्ट नंबर, ईंट की चिनाई में समरूप भार की स्थितियों की तुलना में एक संकेंद्रित भार के लिए संपीड़क प्रतिबल का मान होगा सेम या लेस देन, कम, 20% मोर देन या 50%। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 50% अधिक होता है यह। ईंट की समरूप भार की स्थितियों की तुलना में एक संकेंद्रित भार के लिए संपीड़क प्रतिबल का मान 25% अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगले 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में रहेंगे। 47 मिनट में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर दिए हैं। चलिए धन्यवाद।